कि आप एक गाना सुना होगा बॉलीवुड का, गोविंदा का गाना है कि लैला लैला चिल्लाऊंगा कुर्ता फाड़ के, सुना है आपने? हाँ। जी बिल्कुल तो देखो बिल्कुल। कुर्ते फाड़ो, कपड़े फाड़ो, कुछ भी करो, अगर पाकिस्तान मुर्दाबाद को भारत जिंदाबाद करो, तो वो तो नहीं होने वाला जो तुम चाहते हो। किसी ने उससे न्यूज़ चैनल में पूछा, मीडिया ने, तो उसने कहा, क्या कहा कि दिन में 2 पुलिस वाले और रात को भी 2 पुलिस वाले हमारी सिक्योरिटी के लिए नहीं रहते यहाँ पर। अरे बेवकूफ औरत, वो तेरी सिक्योरिटी के लिए नहीं, वो हम लोगों की सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर रहते हैं। तू क्यों अपने आप में भ्रम पालती है कि ये मेरी सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर रहते हैं? हमारे देश में तो बहुत अच्छे अच्छे सेलिब्रिटी है, बहुत अच्छी अच्छी महिलाएं हैं, और तो उनकी सिक्योरिटी की हमें चिंता होगी, तेरी सिक्योरिटी के लिए नहीं। वो हम 140 करोड़ भारतीयों की सिक्योरिटी के लिए वहां पर रहते हैं। और देखिए, मैं गुलाम हैदर को यहाँ से एक मैसेज देना चाहूंगी कि वो जिस जगह पर है, मैं नहीं ज्यादा जानती उस जगह के बारे में, एक्चुअल में अपनी बिजी लाइफ में इतना समय नहीं मिलता, लोगों से ही सुन पाती हूँ। और बहुत सारे मोमेडियंस फ्रेंड हैं, तो वो बताते हैं कि अरे नहीं, बड़ा मुश्किल होता है वहां जाने के लिए, बहुत सारी चीजें मैनेज करनी होती हैं। जिस जगह पर गुलाम हैदर जो है, वहां जाने का लोगों का सपना होता है, सब लोग वहां नहीं जा पाते। वो परमानेंटली वहां पर है। और किसी भी धर्म में हो, या हिंदू धर्म में हो या मुस्लिम धर्म में हो, दुआ में बहुत ताकत होती है, बहुत ताकत होती है। और जिस तरह से वो दुआ मांगता है, रोता है, तो मैं भी ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ किसी का, कि उसके बच्चे उसे मिले, चाहे वो इंडियन, बल्कि मैं तो उसे ये सजेस्ट करूंगी कि वो भी इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर दे और यहीं रहे। लेकिन उसके लिए एक प्रॉब्लम हो जाएगी कि यहाँ तो वो 10-15 हजार रुपए ही कमा पाएगा सचिन की तरह, और सीमा को चाहिए होते हैं 1 लाख रुपए। उसने अपने एक वीडियो में कहा कि कुछ भी नहीं होता, कि वहां पे तो 1,000 रुपए रोज में खर्च हो जाते थे, लेकिन सचिन की तो मंथली सैलरी 10,000 रुपए है। तो इस बात से निश्चित रहे, स्पेशल मैरिज एक्ट में उसकी शादी नहीं आती है उसमें। और इंडियन सिटीजनशिप जो एक्ट है 1955, उसके सेक्शंस जो है 3, 4, 5 का क्लोज 1 है और 5, 4 का है। तो उसमें 5 टाइप्स ऑफ सिटीजनशिप है कि आप 5 तरीके से ले सकते हैं, उसमें वो कहीं भी फिट नहीं होती है। तो ये तो बिल्कुल बड़ी सही। आप मुश्किल, हाँ जी। और ये रही बात मर्सी पिटीशन की, कि मर्सी पिटीशंस के ग्राउंड क्या है, कि मर्सी पिटीशन में उसमें उन्हीं लोगों के नाम लिखे गए हैं जो भारत में लीगली आए हैं। फिर उन्होंने अपना पेटिशन दायर की है, अप्लाई किया है, अक्षय कुमार का नाम लिया गया है। तो अक्षय कुमार की अच्छी खासी मूवीज चल रही थी, आई थिंक 2000 के करीब उनकी मूवीज फ्लॉप हो रही थी। तो उनका एक फ्रेंड कनाडा में था, उन्होंने कहा कि मेरा यहाँ पर काम नहीं चल रहा है, मैं कनाडा शिफ्ट हो जाता हूँ। तो फिर उन्होंने कनाडाई सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया, तो उन्हें वहां की सिटीजनशिप मिल गई। तो फिर उसी समय अ, अक्षय कुमार की 2 मूवी ऑन द वे थी। तो जैसे ही वो मूवी रिलीज होती हैं, वो हिट हो जाती हैं। तो फिर से उन्होंने कहा, भाई अब तो मेरा यहाँ पे काम चल निकला, वो वहां बसे भी नहीं, और उन्होंने फिर से यहाँ पर इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर दिया। तो वो इलीगली तो नहीं भारत में आए, उनका तो एग्जाम्पल कहीं भी फिट नहीं बैठता है। और उन्हें भी 15 अगस्त को इंडियन सिटीजनशिप मिली है, 2023 को। और आप किसी का भी आप यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में दे दीजिए एग्जाम्पल, सभी लीगली आए हैं। बिल्कुल और सही बात बाकी है अमिता मैं किसी का जी। नाम लेकर यहाँ पे थोड़ा सा नहीं कहना चाहूंगी, बस इंडिकेट करूंगी। मैंने फर्स्ट टाइम भी आपको कहा था कि कोई भी क्लाइंट हो, मैं सेशन में एडवोकेट हूँ, और हाई कोर्ट्स में भी हमारे जाते हैं मुकदमे। तो मैं, अगर वो हार जाएगा, उसे उम्र कैद होगी, तो मैं कहूंगी बेटा मैं तुझे हाई कोर्ट में बचाऊंगी। फिर हाई कोर्ट से हो जाएगी, बेटा मैं तुझे सुप्रीम कोर्ट में, तो हम कभी भी सरेंडर नहीं कर सकते। हमने वो बिल्कुल चीज सही। पढ़ी है कि हम कभी कह ही नहीं सकते कि अरे भैया तुझे तो कैंसर है, तेरी तो बीमारी ला इलाज है। बिल्कुल हम सही नहीं बात। कभी ऐसा कर सकते, बिल्कुल। बिल्कुल सही बात है। और फिर सेकेंडली और एक बात है कि जो हमारा कानून है, वो ये कहता है कि जब तक कोई जुर्म प्रूव ना हो जाए, हर मुजरिम जो है वो इनोसेंट है। तो जी, आप इसलिए आपको मुल्ज़मान की भी वकालत करनी होती है, क्योंकि ये कानून जो है डेफ़िनेटली ये मुल्ज़मान के लिए बनाया गया। अगर आप इसके थीम को समझें, भारत और पाकिस्तान का जो कानून है, ये मुल्ज़िम के लिए बनाया गया है, क्योंकि इसमें जितनी भी दफ़ात हैं, मोस्टली ये मुल्ज़िम को सपोर्ट करता है, क्योंकि ये कहता है कि जब तक उसका ऑफ़ेंस प्रूव ना हो जाए, वो बेगुनाह है, उसको वकील करने का भी हक है। ये सारी रेमेडीज़ उसको कानून ने प्रोवाइड की हुई हैं, इसलिए अच्छा, बहुत कई सारे लोग बार लोग हमसे ये कहते हैं कि उसे बेल क्यों मिली? अब अच्छा, बेल इज अ रूल है, जेल इज अ एक्सेप्शन, ये कहा गया है। तो बेल तो उसे मिलनी ही थी। एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा लोग कहते हैं कि मैंने इतना समय नहीं रहता, कई बार सीमा तो खैर उसमें बिल्कुल भी ना रहे, मुझे तो उसकी आईडी भी नहीं पता क्या है, ना कभी देखूंगी। और कई बार मैं न्यूज चैनल में छोटी छोटी शॉर्ट्स आती है, उन्हें सुन लेती हूँ। एक न्यूज चैनल ने क्वेश्चन किया कि गुलाम हैदर 1 महीने से कह रहा है कि मैं नहीं मैं आऊंगा, मैं आऊंगा, मैं आऊंगा।
शायद आप मुझे कंसीडर करें इस बात में कि मेरा आंसर सही है या नहीं है। गुलाम हैदर इस वजह से भारत नहीं आ रहा है क्योंकि आज के समय में वो 0% है। 0% इट मीन्स टू से कि उसने जो भी कमाया था, आज तक उसने जो भी कमाया था, जो भी प्रॉपर्टी उसने खरीदी थी, वो वो सब जीरो हो कुछ गया। उसकी जा चुकी है। वो सब जा चुकी है। वो आज के समय में वो 0 है। वो जो कमाएगा, वो खाएगा। उसमें उसको ना आज प्रेज़ेंट भी सिक्योर करना है, उसे फ्यूचर भी सिक्योर करना है। इन फ्यूचर बिल्कुल बिल्कुल। सबको तो नहीं ऐसे फ्री वकील मिलते सीमा हैदर की तरह। अगर जब तक उसकी ज़रूरत नहीं है फर्स्टली उसके फादर ने वहाँ पर क्लेम किया है उसके बच्चों की तरफ से, तो भी तो उसकी कहीं भी ज़रूरत नहीं है। और मैं तो यही कहती हूँ कि जब तक उसकी ज़रूरत नहीं है, वो तब तक अपना आराम से अपना कमाए, पॉज़िटिव रहे और जैसे ही उसकी ज़रूरत हो वो तब आए क्योंकि जॉब्स के लिए यहाँ पे बड़ा स्ट्रगल है। जी, सीमा के लिए मेरा मेरा एक मैसेज है। उसने एक न्यूज़ चैनल में कहा है, लोकल सा ही एक न्यूज़ चैनल है, उसमें उसने कहा है कि आजकल वो मिथिलेश और गीता दिखाई नहीं दे रही हैं। तो उन्होंने कहा कि वो परेशान हो गई होंगी, थक गई होंगी बोलते-बोलते। नहीं भई, बढ़िया-बढ़िया मीम्स बन रहे हैं, बढ़िया-बढ़िया लोग रील्स बना रहे हैं, बढ़िया-बढ़िया स्टार बना रहे हैं, रील्स बना रहे हैं उसपे, थका कोई नहीं है। उन्होंने अच्छे खासे न्यूज़ चैनल पे आके कहा है कि माफ़ी नहीं माँगूँगी। नहीं माँगूँगी तो नहीं माँगूँगी। तो उन्होंने माफ़ी सही बात। नहीं माँगी है। उसके बाद वो अब ये थोड़ा कि वो बाजा बजाती फिरें सड़कों पे। उन्हें ज़रूरी नहीं है। देखिए कि जैसे कि उन्होंने कहा कि मेरा नाम फ़ेम पाना चाहते हैं। जो मिथिलेश भाटी है, वो एक सोशल वर्कर है। किसी पार्टी में वो शायद प्रवक्ता भी हैं, गीता मुझे जो बड़ी सिस्टर है गीता हाँ, मुझे पूरा कन्फर्म नहीं है, लेकिन वो सोशल वर्कर हैं और बिल्कुल सही बात। सच बोथ आर नाइस वुमन्स और जो छोटी सिस्टर है गीता, जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था लपुओ झिंगुर वाला, वो आशा कार्यकर्ता है, तो भैया वो पहले भी इतनी बोल्ड थी, आज भी वो उनके डीएनए में है। वो तुम्हारे आने से नहीं पॉपुलैरिटी उन्हें मिली। वो तो आज भी खुल के बिल्कुल सही घूमती बात। हैं और लोग जो मीडिया वाले होते हैं वो कहीं भी वो कह रही थी अभी एक वीडियो में कि मैं तो कहीं भी जाती हूँ स्कूटी से तो लोग ये हुक्का लेके मेरे मुँह में ठूस देते हैं कि अब बताओ कैसे लग रहा है, ये कैसे लग रहा है। तो वो तो बोल्ड हैं। वो तुम्हारे आने से नहीं वो पहले भी बोल्ड थी, आज भी बोल्ड है। और उन्होंने खूब खुलेआम तुम्हें एक मीडिया में कहा है कि मैं माफ़ी नहीं माँगूँगी, जो कर सकते हो कर लो, फांसी चढ़ा कर दोगे, लो। फांसी चढ़ जाऊँगी, लेकिन माफ़ी नहीं माँगूँगी मैं। आर्टिकल 19 कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन्स हैं कि हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन उसमें कुछ क्लॉज़ भी दिए हुए हैं, कुछ चीज़ें हम बार्ड हैं उसमें। एक्सेप्शंस हैं कि हम नहीं बोल सकते किसी को वो चीज़ें। और देखिए, उसने ये कहा गया कि इस पे नोटिस आएगा, मेरे ख्याल से अब तक भी कोई नोटिस नहीं आया मिथिलेश भाटी पे कि तुमने बॉडी शेमिंग की है। बॉडी शेमिंग की है तो अभी तो कोई उस पे कोई नोटिस नहीं आया। मैंने भी लास्ट टाइम सुन रही थी कोई नोटिस नहीं आया इस तरह का। और ये हमारी लोकल लैंग्वेज है। अब हम किसी को कहते हैं, "अरे तू तो बावला हो गया।" तो वो सच में पागल थोड़ा हो गया। ये हमारी लोकल लैंग्वेज है और उन्होंने अपने देश के बेटे को कहा है और कोई एक घुसपैठिया आके कहने लगे, "भैया माफ़ी माँग लो" कि मेरे पति से। भैया तेरा पति नहीं है, पहले हमारे देश का बेटा है वो। हम उससे माफ़ी माँग लेंगे 1% लेकिन तू कौन है भई माफ़ी मँगवाने वाली? तेरे कॉन्फिडेंस से वो आती है ना कि मैं सीमा मीणा, पत्नी सचिन मीणा। तो भैया मैं भी शुरू हो जाऊँ कि मैं अमिता मलिक, पत्नी सलमान खान। कैसे? कि मैंने मान लिया है बस, जैसे उसने मान लिया। तो ऐसे तो सभी मान लेंगे कुछ ना कुछ। अब पता नहीं मुझे क्या दिल से अलग माना जाता है, बॉडी से अलग माना जाता है, उसने कुछ अलग ही एजुकेशन ली है। आई कांट एक्सप्लेन। पबजी की जो आपने बात की थी, ये तो एटीएस ने स्टार्टिंग में ही कंसीडर किया है और उसने ये भी सारी चीज़ें जाँच में निकल के सामने आई कि एक म और उनमें सब आर्मी ऑफिसर्स भी थे और भी छोटे तबके के भी लोग थे, सभी तरह के लोग थे। लेकिन उसने सचिन से ही क्यों बात की? क्योंकि वो लोग थोड़े अलर्ट रहे होंगे, एजुकेटेड रहे होंगे, उसने उसे वहाँ बुलाने से मना कर दिया होगा। सचिन उसकी बातों में आ गया। तो इसलिए वो उसके थ्रू वहाँ पर आई है। हर एक पॉइंट पर नज़र है उन सब लोगों की। सीमा के ऊपर भी एफआईआर है। तीनों ही पुलिस की एटीएस की कस्टडी में थे। तीनों को अलग-अलग रूम में रखकर 16-16, 17-17 घंटे 5 से 6 दिन वो कस्टडी में रहे। अलग-अलग सबसे पूछताछ की गई। सबको पार्टी बनाया गया है। आधार कार्ड बनाने वालों को भी पार्टी बनाया गया है। और 2 हमारे एसएसबी के जवान हैं जिस बस में वो चढ़ी थी, जिन्होंने वो बस चेकिंग की थी, उनको भी सस्पेंड कर दिया गया है। किसी ने उससे न्यूज़ चैनल में पूछा मीडिया ने, तो उसने कहा कि दिन में 2 पुलिस वाले और रात को भी 2 पुलिस वाले हमारी सिक्योरिटी के लिए नहीं रहते यहाँ पर। अरे बेवकूफ औरत, वो तेरी सिक्योरिटी के लिए नहीं, वो हम लोगों की सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर रहते हैं। तू क्यों अपने आप में भ्रम पालती है कि ये मेरी सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर रहते हैं। हमारे देश में तो बहुत अच्छे-अच्छे सेलिब्रिटी है, बहुत अच्छी-अच्छी महिलाएँ हैं और तो उनकी सिक्योरिटी की हमें चिंता होगी। तेरी सिक्योरिटी के लिए नहीं, वो हम 140 करोड़ भारतीयों की सिक्योरिटी के लिए वहाँ पर रहते हैं।
उस समय वो कहेगी कि नस काट लूँ, हाथ काट लूँ, मैं मर जाऊँ, कुछ भी कर जाऊँ, कि भैया तू यहाँ से जा, तेरे साथ क्या होगा हमें नहीं पता। हमें अपनी देश की सुरक्षा की चिंता है। तो ये नहीं कि आँसुओं का, भावनाओं का और ये प्यार-मोहब्बत का मामला है। ये ऐसा कोई मामला नहीं है। उसे कहेंगी तू जा, और जिस समय हमारे ये तो सभी जानते होंगे खैर, जिस समय कोर्ट का जो फरमान आता है और किसी को उम्र कैद अगर बोल दी जाती है, तो अगर वो कोर्ट में उस समय प्रेज़ेंस रहता है, तो उसे वहीं से कस्टडी में ले लिया जाता है। तो बिल्कुल जिस सही समय बात। एटीएस का फरमान आएगा या किसी एजेंसी का हम फरमान आएगा, तो उसी समय उसे कस्टडी में लिया जाएगा और उसे बाइज्जत बरी किया जाएगा। चाहे वो साड़ी पहने, चाहे वो सूट पहने, चाहे वो जय श्री कृष्णा कहे, चाहे वो जय श्री राम कहे, चाहे वो किसी कुछ भी मुर्दाबाद या कहे। जिंदाबाद के नारे लगाए। एक्चुअल में मेरा भी खुद ये सरकार से सवाल है कि उसे जुडिशियल कस्टडी में रखा जाता, पुलिस कस्टडी में रखा जाता, और हम जानते हैं कि बेल इज़ अ रूल, जेल इज़ अ एक्सेप्शन। तो सवाल तो हमारे मन में भी बहुत सारे हैं कि बच्चों को किसी अच्छे एनजीओ में कहीं अच्छे शेल्टर होम में भेज दिया जाता, इसे जेल भेज दिया जाता। बट ये सवाल हमारे मन में भी है कि इसे इसके घर पर क्यों भेजा गया जबकि इसकी लीगली वाइफ नहीं है, ये लीगली यहाँ पर आई है। सवाल तो हमारे पास भी बहुत सारे हैं, लेकिन जवाब तो केवल सरकार के पास है और उन जज साहब के पास में है। तो अगर आप कोर्ट में जाएँ तो सीमा ये कहती है कि दोनों देशों को बिल्कुल एकदम से एनिमी कंट्रीज़ हैं। तो ऐसा तो नहीं है खैर, उसकी अपनी अपनी थॉट्स हैं। लेकिन अगर भविष्य में अगर उसके बच्चे यहाँ पर रह जाते हैं, वो सिटीज़नशिप के लिए कह रही है, तो क्या उसकी बेटियाँ यहाँ पर रहेंगी? तो क्या उन्हें इस चीज़ का मेरे ख्याल से हर्जाना उन्हें देना पड़ेगा कि ये वो लड़कियाँ हैं, ये पाकिस्तानी लड़कियाँ हैं। क्या गारंटी है कि उनके साथ गलत नहीं होगा? क्या उन्हें ताने नहीं दिए जाएँगे, उन्हें परेशान नहीं किया जाएगा? क्या भविष्य में उनकी शादी होगी, कोई शादी करने के लिए तैयार होगा उनके साथ में? तो फिर क्या वो लोग उस बच्चों को गलत नज़र से नहीं देखेंगे? बच्चों को ताने नहीं देंगे? बच्चों का मेंटली हैरेसमेंट नहीं करेंगे कि तुम्हारी माँ ने ऐसा किया था? अरे तुम तो वो हो। बेटे के साथ में कोई लड़की शादी करने के लिए तैयार होगी कि तुम्हारा तो डीएनए चेंज है, तुम पाकिस्तानी हो। कोई अपनी बेटी देने के लिए तैयार होगा?